नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनोद वशिष्ठ सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, हमने शिक्षण विधियां, जो हमारी गणित की शिक्षण विधियां हैं, उनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अब तक तैयार कर लिया है। अब हम पिछली क्लास के टॉपिक की बात करें तो हमने गणित शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं उनको पढ़ा, जिसमें हमने एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्यक्रम में डाले गए कुल 6 शिक्षण उद्देश्यों को पढ़ा। ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृद्धि। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट जो है वो है शैक्षिक नवाचार, जो स्पेशली आपके गणित शिक्षण के अंतर्गत उपयोग में लाए जाते हैं। अब शैक्षिक नवाचार होते क्या हैं, तो पहले तो ये समझें। शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने हेतु शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले माध्यम शैक्षिक नवाचार कहलाते हैं। क्लियर है? मतलब शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए जो भी माध्यम या तरीके अपनाए जाते हैं उन्हें शैक्षिक नवाचार की संज्ञा दी जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों। इसके अलावा हमारे पाठ्यक्रम में कुल 4 शैक्षिक नवाचार दिए गए हैं, जिसमें एक का नाम है पैनल चर्चा, एक का नाम है सूक्ष्म शिक्षण, एक का नाम है मस्तिष्क की विप्लव, और चौथा जो प्रकार माना जाता है वो है शैक्षिक भ्रमण। ये 4 प्रकार के शैक्षिक नवाचार माने जाते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिए हुए हैं और हमें पढ़ने पड़ते हैं। इन चारों में से एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है वो है अपने माइक्रो टीचिंग, जो हर बार एग्जाम में आपके गणित शिक्षण विधियों में एक सवाल अवश्य देता है। अब ये क्या है क्या नहीं है हम इसकी बात करेंगे, लेकिन अगले पेज पर फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण। और इस सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग। क्लियर है? अब ये माइक्रो टीचिंग क्या है, किस प्रकार से इसका यूटिलाइजेशन होता है, इसको समझिएगा। सूक्ष्म शिक्षण जो है इसमें होता क्या है, तो साहब इसके अंतर्गत पांच से 10 विद्यार्थी लेकर 5 से 10 मिनट की एक सूक्ष्म पाठ योजना, एक सूक्ष्म पाठ योजना
बनाई जाती है जिसके द्वारा शिक्षकों में कौशलों का विकास किया जाता है। क्लियर है? मतलब ये जो मेथड है इसमें अपन क्या करते हैं, 5 से 10 स्टूडेंट को लेकर के और 5 से 10 मिनट के लिए एक सूक्ष्म पाठ योजना बनाते हैं और उसके द्वारा शिक्षकों में यानी कि टीचर में स्किल डेवलप की जाती है, कौशल का विकास उसमें किया जाता है। अब मेन मुद्दा यह है कि यह बालकों को पढ़ाने की विधि नहीं है। ये बालकों को पढ़ाने की विधि नहीं है विद्यार्थी मित्रों कि इससे अपन बालकों को पढ़ाएंगे, बल्कि यह शिक्षकों में कौशल विकसित करने की विधि है। क्लियर है? तो दो बातें क्लियर हो गई कि इसके अंतर्गत अपन 5 से 10 विद्यार्थी लेकर के 5 से 10 मिनट के लिए एक सूक्ष्म पाठ योजना बनाते हैं इसके द्वारा शिक्षकों में कौशल विकसित किया जाता है। दूसरी बात, ये बालकों को पढ़ाने की विधि नहीं है बल्कि शिक्षकों को पढ़ाने की विधि है, उनमें कौशल का विकास करने की विधि है। फटाफट से इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी अगली चीज देखें। यह विधि व्यक्तिगत अनुदेशन की विधि मानी जाती है। ये जो विधि है ये व्यक्तिगत अनुदेशन की विधि मानी जाती है, मतलब पर्सनल इंस्ट्रक्शन का मेथड है, पर्सनल इंस्ट्रक्शन का मेथड है और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विधि है ये व्यक्तिगत अनुदेशन की विधि है, मतलब एक समय में एक ही विद्यार्थी या शिक्षक को इसमें सिखाया जाता है। दूसरी बात, यह विधि स्किनर के द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है। मतलब ये जो विधि है ये स्किनर के द्वारा प्रतिपादित जो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत है उस पर आधारित मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और चूंकि उस विधि में भी पुनर्बलन मिलता था और इस विधि के अंदर भी पुनर्बलन की व्याख्या की गई है, इस वजह से जब ये पूछा जाए कि किसके द्वारा सिद्धांत या किस व्यक्ति के सिद्धांत पर आधारित है तो स्किनर के, और किस सिद्धांत पर आधारित है तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर। इसके अलावा इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण शब्द की अवधारणा, सूक्ष्म शिक्षण शब्द की अवधारणा
सन 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत एक शोध विद्यार्थी कीथ एचिसन के द्वारा दी गई थी। क्लियर है? तो इस विधि में सबसे पहले माइक्रो टीचिंग शब्द का जो इस्तेमाल हुआ था उसके बारे में सबसे पहले जो विचार आया था वो विचार आया था 1961 के अंदर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए एक पीएचडी करने वाले विद्यार्थी कीथ एचिसन को। क्लियर है? तो दो बातें क्लियर हो गई कि एक तो व्यक्तिगत अनुदेशन की विधि है, दूसरा स्किनर के द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है, और तीसरा इसमें सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग 1961 में या इसकी अवधारणा सबसे पहले कीथ एचिसन के द्वारा दी गई थी। फटाफट इसको क्लियर करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सूक्ष्म शिक्षण विधि का नामकरण। सन 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर D.W. एलन के द्वारा किया गया था। क्लियर है? तो ध्यान रखना, सूक्ष्म शिक्षण विधि का जो नामकरण है, विचार तो सबसे पहले एचिसन को आया था, लेकिन इसका नामकरण सन 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे D.W. एलन, उनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा अतः सूक्ष्म शिक्षण का जनक एचिसन, एलन व रेयान और बुश को माना जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, तो सूक्ष्म शिक्षण का जनक एचिसन, एलन, रेयान और बुश को माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं ये कहूं कि भारत देश में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग, भारत देश में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर दीनदयाल तिवारी के द्वारा सेंट्रल पेडागोजिकल सेंटर इलाहाबाद में किया गया। क्लियर है?
तो भारत देश में माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग जो हुआ था वो सबसे पहले किया था प्रोफेसर दीनदयाल तिवारी ने। और कहाँ किया था? तो सेंट्रल पेडागोजिकल सेंटर इलाहाबाद के अंदर इसका प्रयोग इन्होंने किया था। तो कुछ नए फैक्ट्स पता चले कि इसका नामकरण 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ड्वेन वाइट एलन के द्वारा किया गया था। अतः सूक्ष्म शिक्षण का जनक एचिसन, एलन और रेयान व बुश को माना जाता है। और भारत देश में इस माइक्रो टीचिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर दीनदयाल तिवारी के द्वारा सेंट्रल पेडागोजिकल सेंटर इलाहाबाद में किया गया। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अगली चीज, सन 1974 में डॉक्टर बीके पासी, कृष्ण तिवारी तथा शाह सूक्ष्म शिक्षण को भारत ले आए। यानी कि वो पूछे कि माइक्रो टीचिंग को भारत कब लाया गया। तो जब वो ये पूछे कि माइक्रो टीचिंग को भारत कब लाया गया, तो आप बताएंगे सन 1974 में। और कौन कौन लेके आए थे? तो डॉक्टर बीके पासी, कृष्ण तिवारी और शाह के द्वारा माइक्रो टीचिंग को भारत लाया गया। अब इसके बाद में सन 1975 में डॉक्टर बीके पासी, कृष्ण तिवारी और शाह के द्वारा एनसीईआरटी के साथ मिलकर सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट तैयार करवाया गया। तो कल को पूछ ले कि सबसे पहले प्रोजेक्ट कब बना, तो 1975 में। किसके सहयोग से बना? तो साहब एनसीईआरटी भी थी, साथ में कृष्ण तिवारी भी था, डॉक्टर बीके पासी भी थे, शाह भी थे। ठीक है। इसके अलावा सन 1978-79 के अंतर्गत एनसीईआरटी के द्वारा इंदौर विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्लियर है?
सन 1978-79 में एनसीईआरटी के द्वारा इंदौर विश्वविद्यालय में माइक्रो टीचिंग से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये बात ध्यान रखना। तो 3 नए फैक्ट पता चले कि 1974 में बीके पासी, कृष्ण तिवारी और शाह माइक्रो टीचिंग को भारत ले आए। 1975 में डॉक्टर बीके पासी, कृष्ण तिवारी और शाह ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर माइक्रो टीचिंग से संबंधित प्रोजेक्ट तैयार करवाया। और सन 1978-79 के अंतर्गत एनसीईआरटी के द्वारा इंदौर विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब साहब सन 1979 में देहरादून विश्वविद्यालय में कार्यरत कुलश्रेष्ठ तथा गोस्वामी के द्वारा एक नवीन पद प्रस्तुत किया गया। और वो नवीन पद या नवीन शब्द कौन सा था? तो वो नवीन पद या नवीन शब्द था परिसूक्ष्म शिक्षण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिनी टीचिंग। ठीक है, तो साहब हमारे भारत देश में 1979 के अंदर देहरादून विश्वविद्यालय में 2 लोग काम करते थे, जिसमें एक का नाम था कुलश्रेष्ठ और एक का नाम था गोस्वामी। इन्होंने एक नया ही पद प्रस्तुत किया जिसका नाम दिया परिसूक्ष्म शिक्षण, और अंग्रेजी में जिसे कह दिया इन्होंने मिनी टीचिंग, ए न्यू एक्सपीरियंस इन टीचर्स एजुकेशन। ठीक है ना, आगे क्या हुआ देखो। आगे भाई एक परिभाषा आती है जो है बीएम शोरे के अनुसार। अब बीएम शोरे क्या परिभाषा देते हैं? ये कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम विषय वस्तु तथा कम विद्यार्थियों हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। क्लियर है? माइक्रो टीचिंग जो है ये कम समय, कम विषय वस्तु और कम विद्यार्थियों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें आपको याद कैसे करना है? तो जहां जहां जिस जिस परिभाषा में ये कम शब्द आ जाए वहां कौन हो जाएगा? बीएम शोरे। क्लियर है? तो 2 बातें मैंने आपको बताई कि 1979 में कुलश्रेष्ठ और गोस्वामी ने एक नया पद प्रस्तुत किया जिसका नाम था परिसूक्ष्म शिक्षण यानी कि मिनी टीचिंग। दूसरा, बीएम शोरे की परिभाषा को पकड़ने का तरीका है कि जहां पर भी कम शब्द का प्रयोग हो रहा हो बार बार, वहां कौन हो जाएगा? बीएम शोरे। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, एक परिभाषा और है, मैकलीस तथा अनवीन के अनुसार। अब मैकलीस और अनवीन अपनी क्या परिभाषा देते हैं तो सुनिएगा। इस अब सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत सूक्ष्म
शिक्षण के अंतर्गत संवृत दूरदर्शन का प्रयोग करके शिक्षण की प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। शिक्षण की प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। क्लियर है? तो मैकलिस और अनविन कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत संवृत दूरदर्शन का प्रयोग करते हुए शिक्षण की प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। अब इसमें हमें जो चीज़ याद रखनी है वो है ये संवृत दूरदर्शन, जिसका एक आसान नाम मैं आपको बता दूं, सीसीटीवी। जहां पर भी संवृत दूरदर्शन या सीसीटीवी की बात आती है वो परिभाषा किसकी हो जाएगी? मैकलिस और अनविन के अनुसार हो जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा सूक्ष्म शिक्षण क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। तो ये जो आपके सूक्ष्म शिक्षण है ये लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो दो बातें पता चली कि एक तो इसमें संवृत दूरदर्शन जहां पर आ जाए वहां मैकलिस और अनविन होगा, और जहां पर भी लर्निंग बाय डूइंग का सूत्र आ जाए तो वो किस सिद्धांत पर माना जाएगा? क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित माना जाएगा। फटाफट से क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, ये जो आपके सूक्ष्म शिक्षण है ये साहब तीन सिद्धांतों का पालन करता है। कितने सिद्धांतों का? तीन सिद्धांतों का पालन करता है। नंबर एक, बार बार अभ्यास का सिद्धांत। नंबर दो, भूल को जानकर सुधारने का सिद्धांत। और नंबर तीन है करके सीखने का सिद्धांत। क्लियर है? तो सूक्ष्म शिक्षण तीन सिद्धांतों का पालन करता है: बार बार अभ्यास, भूल को जानकर सुधारने का सिद्धांत और करके सीखने का सिद्धांत। इन तीन सिद्धांतों के आधार पर कहानी आगे बढ़ती है। फटाफट से क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर।
चलिए जी, अब ये जो अपना माइक्रो टीचिंग है, इस माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? 3 अवस्थाएं, जिसमें पहली अवस्था है ज्ञानार्जन अवस्था, नंबर 2 है कौशलार्जन अवस्था, और नंबर 3 है अंतरण अवस्था। 3 अवस्थाएं हैं सूक्ष्म शिक्षण की, ज्ञानार्जन, कौशलार्जन और आपके अंतरण अवस्था। अब इसका क्या मतलब है तो सुनो। ज्ञानार्जन अवस्था में तो होता क्या है, बच्चे को टीचर को सबसे पहले सिखाया जाता है कि माइक्रो टीचिंग बनानी कैसे। उसके बाद कौशलार्जन में उसे प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप खड़े होकर के एक बार ये प्रयास करके देखिए कि पढ़ाते कैसे। और उसके बाद सबसे लास्ट के अंदर आता है अंतरण, कि एक बार सीख लेने के बाद जब वो उसका दूसरी परिस्थिति में या वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग करना सीख जाता है, तब हम कहते हैं कि हमने माइक्रो टीचिंग सक्सेसफुली कंडक्ट कर ली है। तो आपके जो माइक्रो टीचिंग है इसकी 3 अवस्थाएं हैं, ज्ञानार्जन, कौशलार्जन और अंतरण। फटाफट से क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब वो जो ड्वेन वाइट एलन था, इसने सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही शिक्षण भी कहा है। यानी कि जो डी वाइट एलन थे, उन्होंने माइक्रो टीचिंग को एक और नाम भी दिया था, वो दूसरा नाम था अवरोही शिक्षण विधि। ठीक है, इसके अलावा सूक्ष्म शिक्षण अंश से पूर्ण के सूत्र का पालन करता है। मतलब ये विधि जो है ये कैसे चलती है, अंश से पूर्ण की ओर चलती है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा सूक्ष्म शिक्षण हेतु एक कालांश का छत्तीस मिनट का समय भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आरक्षित रखा जाता है। यानी भारत देश में आपसे पूछ ले कि माइक्रो टीचिंग के लिए कितना समय आरक्षित रखा जाएगा, तो आप आंसर देंगे 35 मिनट का समय या 36 मिनट का समय आरक्षित माना जाएगा। लेकिन
अमेरिका में सूक्ष्म शिक्षण हेतु 45 मिनट का समय आरक्षित माना जाता है। क्लियर है? तो हमारे यहाँ तो अपने यहाँ तो 36 मिनट का समय है और अमेरिका देश में 45 मिनट का है। ये विधि अंश से पूर्ण की ओर चलती है और वाइट एलन इसको अवरोही शिक्षण विधा भी कहता है। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज में। चलिए जी, अब ये जो माइक्रो टीचिंग है इसके अंतर्गत कुल 6 पद आते हैं, जिन्हें आप 6 पद कह लो, 6 चरण कह लो, 6 सोपान कह लो या 6 स्टेप्स कह लो। और ये चक्र, ये सारे के सारे चरण वृत्तीय रूप से यानी कि सर्कुलर तरीके से संचालित होते रहते हैं। अब कैसे चलते हैं तो देखो, सबसे पहले पद पाठ योजना निर्माण, दूसरा पद शिक्षण, तीसरा पद प्रतिपुष्टि, चौथा पद पुनः पाठ योजना, पांचवा पद पुनः शिक्षण और छठा पद पुनः प्रतिपुष्टि। क्लियर है? अब हमें देखना है कि अपने को इन 36 मिनट के टाइम ड्यूरेशन को कैसे डिवाइड करना है। तो देखते चले। पुनः पाठ योजना के निर्माण के लिए कालांश का कोई समय आरक्षित नहीं होता, क्योंकि ये योजना आदमी घर से बना के लाता है। दूसरी, शिक्षण करवाने के लिए कितने मिनट का समय दिया जाता है? 6 मिनट का। प्रतिपुष्टि के लिए कितने मिनट का समय दिया जाता है? 6 मिनट का। अब अगर लेसन प्लान गलत बन गया तो दोबारा पाठ योजना बनानी है तो इसका जस्ट डबल टाइम दिया जाता है, यानी पुनः पाठ योजना के निर्माण के लिए 12 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पुनः शिक्षण के लिए फिर से 6 मिनट का और पुनः प्रतिपुष्टि के लिए फिर से 6 मिनट का समय दिया जाएगा। तो जब आप इसे जोड़ोगे इन सभी पदों के टाइम ड्यूरेशन को, आपको आंसर निकल के आएगा कुल 36 मिनट। ठीक है? तो देख लो इसको एक बार कि जो माइक्रो टीचिंग है, इस माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत कुल 6 पद आते हैं। इन 6 पदों के अंदर वृत्तीय रूप से इनका संचालन होता है। 6 पदों में पाठ योजना का निर्माण, शिक्षण, प्रतिपुष्टि,
पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि आती है। पाठ योजना में कालांश का कोई समय नहीं लगता। सबसे ज़्यादा समय पुनः पाठ योजना के लिए आरक्षित रखा जाता है। फटाफट क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब स्टार पॉइंट ही कहता है कि पाठ योजना निर्माण हेतु कालांश का समय आरक्षित नहीं होता। कालांश का समय आरक्षित नहीं होता, जबकि सर्वाधिक समय पुनः पाठ योजना हेतु आरक्षित रखा जाता है। तो ये बात स्टार पॉइंट के रूप में क्लियर हो गई है कि सर्वाधिक समय पुनः पाठ योजना के लिए आरक्षित होता है। क्लियर है। इसके अलावा सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पर्यवेक्षकों की संख्या 1 से 2 रखी जा सकती है। मतलब जो इन्वेलिगेटर होते हैं वो 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 भी हो सकता है। तो फटाफट से इसको देख लो। पाठ योजना के लिए कालांश का समय आरक्षित नहीं होता, जबकि सर्वाधिक समय पुनः पाठ योजना के लिए आरक्षित रखा जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत पर्यवेक्षकों की संख्या 1 से 2 रखी जा सकती है। चलिए जी, अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में कौशल विकास होता है। कौशल विकास होता है जैसे प्रस्तावना कौशल, नंबर 2 पुनर्बलन कौशल, नंबर 3 प्रश्न प्रवाह कौशल, और नंबर 4 शामपट कौशल, नंबर 5 उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो माइक्रो टीचिंग के द्वारा टीचर्स में स्किल डेवलप की जाती है
और उन स्किल्स के अंदर चाहे प्रस्तावना ले लो, चाहे पुनर्बलन ले लो, चाहे प्रश्न प्रवाह ले लो, चाहे शामपट ले लो, चाहे उद्दीपन परिवर्तन, इन कौशलों का विकास किया जाता है। फटाफट से क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अगला कंसेप्ट क्या है वो देखो। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास होता है। माइक्रो टीचिंग के द्वारा टीचरों की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम इसके कुछ दोष देखें तो जैसे कि एक दोष हो सकता है आपके कि यह एक समय पर केवल एक ही कौशल का विकास करती है। यह एक समय पर केवल एक ही कौशल का विकास करती है, मतलब सिंगल टाइम लिमिट में केवल एक सिंगल स्किल ही डेवलप हो पाएगी। क्लियर है? इसके अलावा नंबर 2, यह कृत्रिम शिक्षण होता है स्वाभाविक नहीं। कृत्रिम शिक्षण होता है स्वाभाविक नहीं, मतलब बनावटी परिस्थितियां होती है इसमें, सामान्य परिस्थितियां दिखाई नहीं देती। और इसके अलावा यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली में संसाधनों की अपर्याप्तता के चलते प्रभावी नहीं है। मतलब ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर संसाधनों की अधिकता इसके अंदर चाहिए होती है, संसाधनों की आवश्यकता इसमें होती है, लेकिन साहब संसाधनों की अपर्याप्तता के चलते विधि प्रभावी नहीं है। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई कि माइक्रो टीचिंग के द्वारा शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास होता है, ये एक समय पर एक ही कौशल का विकास करती है, ये कृत्रिम शिक्षण होता है स्वाभाविक नहीं, और ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली में संसाधनों की अपर्याप्तता के चलते प्रभावी नहीं है। क्लियर है? तो ये था आपके माइक्रो टीचिंग। इतना अगर आप माइक्रो टीचिंग के अंदर पढ़ के जाते हैं तो कहीं भी किसी भी लेवल पर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, प्रश्नों को आप आराम से हल कर पाएंगे। फटाफट से क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। चलिए जी, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है नामित चर्चा। आखिर ये नामित चर्चा क्या होती है, किसे कहते हैं हम नामित चर्चा? नामित चर्चा में आखिर होता क्या है, इसको समझिएगा।
नामित चर्चा जो है इसके कुछ उपनाम हैं, जैसे कि एक तो इसे कहा जाता है पैनल चर्चा और एक इसे कहा जाता है सामूहिक चर्चा। पैनल चर्चा और सामूहिक चर्चा, ये इसके दो उपनाम हैं और इन्हीं दो उपनामों से इसको जाना जाता है। अब ये जो विधि है, इस विधि में आखिर होता क्या है, तो इसके अंतर्गत किसी समस्या को लेकर विषय विशेषज्ञ आपसी चर्चा करते हैं तथा समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो इस विधि में किसी टॉपिक को लेकर के विषय विशेषज्ञ जो होते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं और फिर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी चर्चा को नामित चर्चा, सामूहिक चर्चा या पैनल चर्चा के नाम से जाना जाता है। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब देखो, इसका जो जनक माना जाता है वो माना जाता है हैरी ओवरस्ट्रीट को। इसका जनक किसको माना जाता है? हैरी ओवरस्ट्रीट को। दूसरी बात, इस विधि की अवधारणा सन 1929 में दी गई थी। इस विधि की जो अवधारणा है वो सन 1929 में दी गई थी, लेकिन इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1932 में एक अमेरिकी प्रौढ़ सम्मेलन के अंतर्गत किया गया। एक अमेरिकी प्रौढ़ सम्मेलन के अंतर्गत किया गया और बाकायदा जिस सम्मेलन में इसका इस्तेमाल किया गया था उसका बाकायदा एक नाम था। वो एक एसोसिएशन थी जिसका नाम था एसोसिएशन फॉर एडल्ट एसोसिएशन फॉर एडल्ट एजुकेशन, इसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जनक पूछे तो हैरी ओवरस्ट्रीट बताना है, अवधारणा कब दी तो 1929 में बतानी है,
प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? तो 1932 में हुआ। कहाँ हुआ? तो ये साहब एक अमेरिकी प्रौढ़ सम्मेलन में हुआ, और उस अमेरिकी प्रौढ़ सम्मेलन में जो एसोसिएशन थी जिसके ऊपर ये काम हुआ था उसका नाम था एसोसिएशन फॉर एडल्ट एजुकेशन। फटाफट से क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की क्लास में हमने माइक्रो टीचिंग और इसके अलावा आपके नामित चर्चा टॉपिक्स की शुरुआत की, उनके ऊपर चर्चा की, और आगे अगली कक्षा में मैं इसी नामित चर्चा का अगला सेगमेंट आपको बताऊंगा कि नामित चर्चा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, और फिर हम पढ़ेंगे पर्यटन विधि, जिसके बाद में हम बात करेंगे कुछ शिक्षण विधियों की। तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।